Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि for your exam हम important question डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम some basic principles and technique के important question डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी. प्रीवियस वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और नहीं देखिए तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो लेट्स सी. जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन इथीन. कि इथीन में किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है या फिर sp3d होता है. तो बात करें किसकी? इथीन की. इथीन is also known as इथाइलिन. इन का मतलब as we all know that is unsaturated hydrocarbon. Unsaturated हाइड्रोकार्बन. इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? इन मतलब डबल बॉन्ड. कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड. तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड. ठीक है, तो दैट इज C2H2. अब क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इथीन में प्रेजेंट होता है. तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इथीन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो पहला है sp, गलत. दूसरा है sp2, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. sp3 गलत, sp3d भी गलत, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. अब आपको दिख रहा होगा ये कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड. ये कैसा हाइड्रोकार्बन हुआ? सैचुरेटेड. ये कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड. और ये कैसा है? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड. तो विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. कि किस तरीके का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? तो जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है. तो इसमें क्या होता है? इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, जो उसे क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्गर बनाते हैं. क्या है ट्रिपल बॉन्ड में? एक सिग्मा, वन सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है, जो इसे क्या बनाते हैं? मेक इट स्ट्रॉन्गर. किससे? डबल और सिंगल बॉन्ड से. तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? ट्रिपल, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्लियर है इतनी बात? ओके, सो लेट्स सी बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड मल्टीपल बॉन्ड्स. ओके, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि किस बॉन्ड के बारे में बात हो रही है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है. ये जनरली जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ये जनरली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं. किससे? सिंगल बॉन्ड से. क्योंकि ये जो है ये ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं मोर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन आइटम्स. क्लियर है इतनी बात? ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ, हम बात करें किसकी? ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है. इसकी क्या होती है? हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. क्लियर है? तो वो ज्यादा होती है किससे? डबल से और सिंगल से. क्लियर है इतनी बात? बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं डबल और सिंगल बॉन्ड से. क्लियर है? तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, तो सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल. क्लियर है? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल. कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल नहीं है? चार ऑप्शन है.
पहला है OH नेगेटिव, NH3, Cl नेगेटिव या फिर BF3। अब इन चारों में से बताना है कौन सा न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल नहीं है वो हम तब बता सकते हैं जब हमें पता हो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो समझते हैं सबसे पहले किसे, न्यूक्लियोफाइल को, कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली दैट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दैट इज न्यूक्लियोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करते तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो क्या करता है, दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड, दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात, एज वी ऑल नो। और क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या फिर जिसके पास क्या हो, हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या फिर कह सकते हैं हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थी बात न्यूक्लियोफाइल की। अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल सिंपल, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड, जो क्या करता है, दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। सो लेट्स सी कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे OH नेगेटिव, तो ये आपको दिख रहा होगा कि जो OH नेगेटिव है वो कैसी स्पीसीज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। कैसी है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। और जब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। NH3 के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो ये भी क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। Cl नेगेटिव भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो ये भी क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब जो BF3 है ये कैसी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ये कैसी है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो डी ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज। अब इन्होंने पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है किसका, ऑफ द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। किसका क्लोरीनेशन, मीथेन का, CH4Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इट विल फॉर्म मिथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस HCl, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं जो 3 स्टेप में होती है, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन। सो लेट्स सी, सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेसिकली इसमें 3 स्टेप में मैकेनिज्म होता है, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है दैट इज
2, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और 2 क्लोरीन रेडिकल देता है। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या करेगा, फोटोन यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और देगा Cl प्लस Cl। तो अ क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब अ फोटोन और क्या देता है, 2 क्लोरीन रेडिकल देता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा क्या है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, इन अ चेन प्रोपोगेशन स्टेप जो हाइड्रोजन एटम है वो लीव अ मीथेन, वहां से निकलता है एंड इट बिकम अ प्राइमरी मिथाइल रेडिकल। क्या बनता है, इट बिकम अ प्राइमरी मिथाइल रेडिकल। क्लियर है। तो लेट्स सी, CH4 प्लस Cl, ठीक है, क्या बनेगा, प्राइमरी मिथाइल रेडिकल CH3 प्लस HCl। और ये जो मिथाइल रेडिकल है रिजल्ट इन द डिजायर प्रोडक्ट एंड वन मोर क्लोरीन रेडिकल। तो ये जो क्लोरीन रेडिकल होगा विल गो ऑन टू टेक पार्ट इन अनदर प्रोपेगेशन रिएक्शन विच रिजल्ट इन अ चेन रिएक्शन। तो दैट इज अ CH3 रेडिकल, ठीक है। तो यू कैन राइट दैट इज CH3, वन मोर क्लोरीन Cl। अब ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3Cl प्लस Cl। क्लियर है, CH3Cl प्लस क्लोरीन रेडिकल। ये था चेन प्रोपेगेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, ये लास्ट स्टेप होता है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का, जहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है, 2 फ्री रेडिकल टेक प्लेस। और टर्मिनेशन स्टेप रिजल्ट इन इम्प्योरिटीज इन द फाइनल मिक्सचर। तो टर्मिनेशन बेसिकली ये 2 क्लोरीन रेडिकल है, ठीक है, और ये क्या बनाएंगे, सिंपल, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद सिंपल दैट इज CH3 प्लस CH3, तो इट विल फॉर्म C2H6, ठीक है। और दैट इज एक यहाँ लिख सकते हैं CH3 प्लस Cl, ठीक है, CH3 प्लस Cl, तो इट विल फॉर्म CH3Cl। तो इसने क्या फॉर्म किया, मिथाइल क्लोराइड। तो CH4Cl गलत, CH3Cl। तो बेसिकली ये रिएक्शन आपको सबको पता होगी, ये क्या थे, इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, या फिर C6H5। अब इसमें बताना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो C6H5 है, ठीक है, ये किससे स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस से, ठीक है। C6H5 जो है बेंजाइल रेडिकल जो है, ये किससे स्टेबलाइज होगा, बाय रेजोनेंस, ठीक है। बेंजाइल रेडिकल जो है वो स्टेबलाइज किससे होगा, बाय रेजोनेंस। अब जब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा इट मीन ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड गलत। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। एक बार देखेंगे जरूर, मिथाइल रेडिकल ये कैसा है, प्राइमरी रेडिकल है, ये अनस्टेबल होता है ड्यू टू द लैक ऑफ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। दूसरा है विनाइल रेडिकल। तो जो विनाइल रेडिकल होता है ये स्टेबलाइज तो होता है बाय रेजोनेंस, बट जो फिनाइल रेडिकल होता है वो इससे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। इथाइल रेडिकल ये कैसा है, ये भी प्राइमरी है, तो ये भी कैसा होगा, लेस स्टेबल। और जो बेंजाइल रेडिकल है या फिर फिनाइल रेडिकल है ये स्टेबलाइज्ड होता है बाय रेजोनेंस वेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन डीलोकलाइज इनटू द पाई सिस्टम ऑफ द बेंजीन, जो से बहुत ज्यादा क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है बाकी अदर ऑप्शन से। क्लियर। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है द ऑर्डर ऑफ प्लस आई अफेक्ट अमंग द फॉलोइंग ग्रुप इज। क्या बताना है, ऑर्डर बताना है किसका, प्लस आई अफेक्ट। तो इसके लिए आप एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, ये पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। द प्लस आई अफेक्ट इंक्रीज विद द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, द प्लस आई affect, write down, the plus I affect increase with the number of alkyl group attached to with the
number of with the number of alkyl group with the number of alkyl group attached to the carbon, attached to the कार्बन। तो अब आप बताएंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो ये है आपका होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है। बात करो अगर मैं पहले ऑप्शन की, जैसे पहला ऑप्शन है CH4 में, फर्स्ट में क्या है? मीथेन है। मीथेन एज वी ऑल नो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मीथेन का? sp3। चलो जी। वहीं बात करूं C2H6 क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? ये भी sp3। C2H4 क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। और इसका C2H2 का sp, ठीक है। C2H2 का क्या होता है? sp होता है। तो एज वी ऑल नो कि सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है? इसमें है। जब सबसे ज्यादा s कैरेक्टर इसमें, तो एसिडिक भी सबसे ज्यादा कौन होगा? C2H2। जो C2H2 है वो ज्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू हाई S कैरेक्टर इन द sp हाइब्रिड कार्बन, क्योंकि इसमें ज्यादा क्या है? S कैरेक्टर है। उसके बाद C2H4, देन C2H6 और CH4। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या होगा? सही होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम और सबसे कम। तो जो ए ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट। कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट शो करता है? तो ऑप्शन है बेंजीन, इथेनॉल, एसीटोन या फिर वाटर। अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है। तो इनमें अगर मैं देखूं बेंजीन, इथेनॉल, एसीटोन, तो वाटर की अगर मैं बात करूं H2O, तो इसके पास क्या होती है? वाटर हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेंट होती है, ठीक है। वाटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेंट स्ट्रक्चर होती है। तो गिविंग इट द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होता है वो किसका होता है? वो वाटर का होता है। ओके, सो लेट्स सी डायपोल मोमेंट। जो डायपोल मोमेंट अराइज होता है वो होता है फ्रॉम द, जब अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, क्रिएटिंग अ सेपरेशन ऑफ चार्ज एज वी ऑल नो पॉजिटिव और नेगेटिव विद इन द मॉलिक्यूल। बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे वाटर H2O, तो इसमें क्या होता है? टू पोलर OH बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल इज बाइंड नॉन लीनियर लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट डायपोल मूवमेंट। इथेनॉल के पास क्या होता है? पोलर CO बॉन्ड एंड एन OH बॉन्ड, बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी इसकी? लेस पोलर। किससे? वाटर से। किसकी वजह से? लार्जर कार्बन चेन की वजह से। उसके बाद एसीटोन के पास क्या है? पोलर C डबल बॉन्ड हो, बट द मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर है। तो जो डायपोल मूवमेंट होगा ऑफ द 2 CH3 बॉन्ड वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका डायपोल मूवमेंट भी वाटर से कम होगा। बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के वजह से एंड द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पाई बॉन्ड सिस्टम। तो इसका तो जो डायपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। कि किस तरह की रिएक्शन होगी जब इथाइल क्लोराइड जो है वो किसके साथ ट्रीट करेगा? एक्वस KOH के साथ। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, तो किस तरह की रिएक्शन होगी? इथाइल क्लोराइड एज वी ऑल नो C2H5Cl प्लस एक्वस KOH, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिख सकते KOH दैट इज एक्वस, और ये है इथाइल
क्लोराइड। अब सिंपल है, दिख रहा होगा कि इस रिएक्शन में क्या होगा, ये फॉर्म करेगा इथेनॉल प्लस पोटेशियम क्लोराइड, दैट विल बी C2H5OH प्लस KCl। ठीक है, समझ आया। तो इसमें क्या हुआ कि जो एक्वस KOH है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, OH नेगेटिव। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, OH नेगेटिव, जो Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा इन SN1 और SN2 रिएक्शन। तो इस केस में रिएक्शन का टाइप क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, so let's see next question. The best method for purifying a solid organic compound is, कि best method for purifying a solid organic compound, distillation, sublimation, recrystallization या फिर chromatography। तो जो best method होता है for purifying a solid organic compound वो होता है recrystallization, distillation नहीं, sublimation नहीं, recrystallization, जो C ऑप्शन होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर सेपरेशन वॉलेटाइल लिक्विड, कि कौन सी टेक्निक जो है वो बेस्ट होती है किसके सेपरेशन के लिए, वॉलेटाइल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। इजी क्वेश्चन है, तो कौन होता है, दैट इज डिस्टिलेशन। तो जो ए ऑप्शन होगा डिस्टिलेशन, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्रिस्टलाइजेशन गलत, सब्लिमेशन गलत, क्रोमेटोग्राफी गलत, तो जो ए ऑप्शन होगा डिस्टिलेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, कि इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयन। ठीक है, तो यूवी, मास, आईआर या फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एज वी ऑल नो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालाइज कंपाउंड बाय, mass spectrometry analyze compound by mass spectrometry analyze compound by measuring their mass to charge ratio, measuring their mass to charge रेशियो। तो जो बी ऑप्शन होगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द केमिकल शिफ्ट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेजर्ड इन, उसे हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, टेस्ला में, पीपीएम में या फिर डेल्टन में। तो जो केमिकल शिफ्ट है इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेजर्ड इन पीपीएम, किस में करते हैं, उसे हम करते हैं पीपीएम में। अब पीपीएम क्या है, एज वी ऑल नो, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो हर्ट्स गलत, टेस्ला गलत, पीपीएम, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच फंक्शनल ग्रुप इज आइडेंटिफाई, ठीक है, किस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट। तो कीटोन को, एल्डिहाइड को, अल्कोहल को या फिर अमाइंस को। तो जो एल्डिहाइड है, एज वी ऑल नो, एल्डिहाइड रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड रिड्यूस टॉलेंस reagent AgNO3 NH4OH, ठीक है, एल्डिहाइड रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट AgNO3 NH4OH और फॉर्मिंग अ सिल्वर मिरर। क्लियर है, फॉर्मिंग अ सिल्वर मिरर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, एल्डिहाइड। कीटोन गलत, एल्डिहाइड जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, टोलेंस रिएजेंट बेसिकली हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज सम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, इन अ सैंपल। और जैसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो सिल्वर मिरर है वो फॉर्म होता है व्हेन अ पॉजिटिव रिजल्ट इज ऑब्टेन, कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो सिल्वर मिरर जो है वो फॉर्म होता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन किस किस का होता है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 और अमोनिया। ये कलरलेस होता है, बेसिक होता है, एक्वस सॉल्यूशन जो कंटेन करता है सिल्वर आयन कोऑर्डिनेटेड टू अमोनिया। आफ्टर दैट व्हाट डज इट टू डू, तो टोलेंस रिएजेंट
oxidize aldehyde into carboxylic acid. The reaction is accompanied by the reduction of silver ion in the reagent into metallic silver. ये जो टेस्ट है ये होता है in a clean glass test tube. Metallic silver form a mirror on the test tube. अब इसे सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फॉर्मेशन होता है सिल्वर मिरर का ऑन द इनर सरफेस ऑफ द रिएक्शन वेसल वो की इंडिकेटर होता है जिसका ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट. तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? इथेनॉल, मीथेनॉल, बेंजल्डिहाइड या फिर एसिटोफिनोन. तो जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा वो एसिटोफिनोन भी देगा और इथेनॉल भी देगा. एक बार देख लेते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट. आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली एक केमिकल टेस्ट है जो हम किसे डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन और अल्कोहल दैट कैन ऑक्सीडाइज टू मिथाइल कीटोन. ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कशन किया था और ये इंपॉर्टेंट भी है. इवन मैं बात करूं यूपी टीजीटी और इस तरह के टॉपिक से EMRS में तो क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बात करें इथेनॉल. इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू एसिटल्डिहाइड जो कि क्या है? एक मिथाइल कीटोन है, तो वो भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा. एसिटोफिनोन ये भी क्या है? इज अ मिथाइल कीटोन, तो वो भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा. बट मीथेनॉल डज नॉट कंटेन द नेसेसरी स्ट्रक्चर, यानी कि वो मिथाइल कीटोन जो है वो कंटेन नहीं कर रहा है, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. बेंजल्डिहाइड भी जो है वो भी कंटेन नहीं कर रहा है, तो वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 सब्स्टिट्यूशन. कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड SN1 सब्स्टिट्यूशन? CH3Cl, CH3CH2Cl. ठीक है, तो बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है. तो उसके लिए आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. स्टेबिलिटी ऑर्डर एज वी ऑल नो, टर्शियरी कार्बोकेटायन, देन सेकेंडरी, and after that primary. तो पहला ऑप्शन है CH3Cl. तो जो CH3Cl है ये क्या है? प्राइमरी हैलाइड है. प्राइमरी हैलाइड है यानी कि प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा. उसके बाद है CH3CH2Cl. ये कैसा है? ये है सेकेंडरी हैलाइड. ये कैसा है? ये है सेकेंडरी हैलाइड. अब ये सेकेंडरी हैलाइड है, इट मींस दैट इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन. और एज वी ऑल नो ये क्या है? टर्शियरी हैलाइड, या फिर कह सकते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन. ठीक है, और CH3CH2 ये भी क्या है? ये भी है प्राइमरी. तो सबसे ज्यादा कौन होगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन. तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट. ठीक है. 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट SN2 रिएक्शन. कि SN2 रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहला ऑप्शन है कि जो रेट है वो ओनली सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है. दूसरा है कि वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है. तीसरा है कि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है. और फोर्थ है कि ये 2 स्टेप में होती है. तो जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन जो है वो क्या है? वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है. सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है जहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली अटैक करता है किस पर? सबस्ट्रेट पर. ठीक है, कि जो SN2 है वो क्या है? SN2 एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है जहां पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है सबस्ट्रेट पर. मतलब इट मींस जो रेट डिपेंड करेगा वो दोनों पर करेगा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पर. तो जो पहला ऑप्शन था कि वो सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड होगा, तो ये तो हो गया गलत. दूसरा है कि वो दोनों पर डिपेंड करता है, ये बात सही है. इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता और ये 2 स्टेप है. नहीं, जो SN2 मैकेनिज्म है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, वो 2 स्टेप में नहीं होती है. तो बाकी के ऑप्शन हो गए गलत. तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया?
सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। SN2 रिएक्शन ये होती है बायमॉलिक्यूलर, ठीक है, मींस जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्विंग टू मॉलिक्यूल दैट इज न्यूक्लियोफाइल है सबस्ट्रेट। रेट डिपेंडेंस ये आपको बता दिया, क्योंकि रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर है तो जो रेट होता है SN2 रिएक्शन का वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कंसेंट्रेशन पर। सिंगल स्टेप है कि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप पर में होती है, जहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है सबस्ट्रेट पर साइमल्टेनियसली विद द लीविंग ग्रुप लीविंग। आफ्टर दैट अनलाइक SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एन SN1 रिएक्शन फास्टर, कि इनमें से किस में SN1 रिएक्शन फास्टर होगी, बेंजाइल क्लोराइड में, इथाइल में, या फिर आइसोप्रोपाइल में, या फिर मिथाइल क्लोराइड में। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, SN2 थी बायमोलिकुलर, ठीक है। ये 2 स्टेप में होती है, SN2 सिंगल स्टेप में होती है। इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, बट SN2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कार्बोकैटायन इज देन अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, सॉरी फॉर्मेशन होता है इसमें कार्बोकैटायन का। तो जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है, आयनाइजेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, और वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन इज देन अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, और जो एक फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, वो एक क्रूशियल फैक्टर है इज डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एन SN1 रिएक्शन। और एज वी ऑल नो कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से और प्राइमरी से, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है कि हम किस रिएजेंट को यूज करते हैं फॉर द सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो हम किस KMnO4 का करते हैं PCC। अब बात करते हैं PCC क्या है, दैट इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। क्लोरोक्रोमेट या फिर K2Cr2O7 या फिर H2O2। तो हम जो इसके लिए रिएजेंट यूज करते हैं वो हम PCC करते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो बेसिकली ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लेट्स सी पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन विदाउट फर्दर ऑक्सीडाइजिंग द एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो KMnO4 है ये भी ध्यान रखना, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करता है प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। K2Cr2O7 ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट कैन ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। H2O2 ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करता है प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, बट इट इज नॉट एज स्पेसिफिक एज PCC। क्लियर है, तो जो PCC है दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, लैक्टिक एसिड, 2-ब्यूटेनॉल, ग्लिसरॉल, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो जो ग्लिसरॉल है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो शो नहीं करता है, क्योंकि ग्लिसरॉल के पास हैज नो कायरल सेंटर, इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, हैज नो कायरल सेंटर, तो डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये थे कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने इस चैप्टर से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।